हर पल आपके साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। ग्रेनाइट प्रतिमा तैयार न होने तक होलोग्राम प्रतिमा रहेगी मौजूद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर टीएमसी बीजेपी वर्करों में हुई भिड़ंत। बीजेपी सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने की फायरिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गणतंत्र दिवस की औपचारिक शुरुआत। गणतंत्र दिवस परेड की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली में भारी गाड़ियों के जाने पर रही पाबंदी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, ईडी सत्येंद्र जैन को कर सकती है गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सब राजनीति है। अरुणाचल के मिराम तोरान को सुरक्षित वापस करेगा चीन। कहा प्रोटोकॉल फॉलो कर लौटाएंगे, 7 से 10 दिन का लग सकता है समय। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा लगाए जाने का ऐलान किया था। पीएम ने यह भी कहा था कि जब तक वो प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी। पीएम ने इस अवसर पर ट्वीट कर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी और आज इस पराक्रम दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने ये भी तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के गणतंत्र दिन की शुरुआत भी 23 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रविवार को टीएमसी और बीजेपी में भिड़ंत हो गई। साथ ही हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों को हवाई फायर करनी पड़ी। दरअसल विवाद तब हुआ जब नेताजी की 125वीं जयंती पर नेताजी की मूर्ति पर माल्य अर्पण करने के लिए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। अर्जुन सिंह के मौके पर पहुंचते ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कहासुनी शुरू हो गई और नौबत हाथापाई पर आ गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह को लक्ष्य करके पत्थर चलाए। इसके बाद अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों ने हवा में कई राउंड फायरिंग की और अर्जुन सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर परिवर्तन चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले सीएम ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे अमर स्वाधीनता मंत्र के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर उन्हें नमन। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। देश के स्वाधीनता संग्राम में उनका अहम योगदान था। इस देश को स्वाधीनता के साथ आगे बढ़कर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। उस समय इस देश के अंदर अलग अलग धाराएं आगे बढ़ी थी। निसंदेह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी के इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। देश के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे और सभी लोग एकजुट होकर के सबके मन में एक ही ध्येय था कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और भारत को आजाद कराना है।
खबर टोहाना से है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बीजेपी द्वारा प्रदेश भर में बोलेगा हरियाणा जय हिंद के नाम से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला विशेष रूप से मौजूद हुए। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के पारिवारिक सदस्य को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों का वातावरण भी रहा। इसके अलावा देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश और देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक देश और प्रदेश की सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूती के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है। 3 प्रदेशों में हरियाणा के कार्यकर्ता गए हैं, पंजाब है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी कोविड गाइडलाइन के चलते बड़ी वहाँ पे जनसभाएं रैलियाँ करने का आदेश नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा कल फिर एक बार जो गाइडलाइन है उसको उसी प्रकार से रखा गया है कि बड़ी रैलियाँ और रोड शो वगैरह नहीं होंगे। जब बड़े कार्यक्रम अगर इजाज़त देगा चुनाव आयोग और लोगों को यहाँ से भेजने की बात होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता तैयार हैं जाने के लिए। गणतंत्र दिवस करीब है और गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बता दें कि 26 जनवरी को होने वाली राजपथ की परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। दिल्ली पुलिस ने परेड रिहर्सल को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके अनुसार दिल्ली में भारी गाड़ियों के जाने पर पाबंदी रही। 26 जनवरी की परेड रिहर्सल को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है। देश के जवान गणतंत्र दिवस से पहले परेड की तैयारी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अच्छे आचरण वाले, उम्र दराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को रिहा करेगी। बता दें, 60 साल की उम्र पार कर चुके, 16 साल की सजा पूरी करने वाले और गंभीर बीमारी वाले इसके पात्र होंगे। साथ ही शासन ने जेल मुख्यालय द्वारा भेजे गए पात्र कैदियों की फाइलें देखी। वहीं शासन अब अगली बैठक में चयनित पात्र कैदियों की सूची राज्यपाल को भेजेगा। कैदियों की रिहाई पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेगी। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार चुनाव संहिता के मद्देनजर शासन चुनाव आयोग से भी अनुमति लेने पर विचार कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय पंजाब चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा उन्हें ये जानकारी मिली है। केजरीवाल ने कहा, ईडी ने 2 बार सत्येंद्र जैन के घर पर रेड की है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हम इस बार भी स्वागत करते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा, जब भी बीजेपी चुनाव में कहीं हारने लगती है तो सभी एजेंसियां लग जाती है, लेकिन हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ये बाधाएं आती है। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया। पहले भी कई बार मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी रेड हो चुकी है और जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा, आप हम सबके यहाँ एजेंसियां भेजिए, हम सबका स्वागत करेंगे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सब राजनीति है। अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है, तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, उसका हमें कोई डर नहीं है। पंजाब के अंदर इस बार हम जरूर जीतेंगे और अगर उनका जो भी मन है, पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। नहीं, क्यों लगता है, क्यों आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं? मैं तो देखो पंजाब में इलेक्शन है, पॉलिटिक्स ही है। अब देखो पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं तो इसकी वजह से लगता है। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था,
तो मेरे यहाँ पे रेड वेड हुई थी, तब भी पंजाब इलेक्शन थे। 2017 में पंजाब इलेक्शन से पहले हुआ था, अब फिर पंजाब इलेक्शन है दोबारा से लगता है। वो कह रहे हैं सीएम चन्नी डरेंगे, पंजाब के हम नहीं डरते हैं। मैं तो कह रहा वेलकम है ना ये। अभी मैं पंजाब में हूँ, लुधियाना में हूँ, इस टाइम लुधियाना के अंदर हूँ। कल मैं अपना दिल्ली पहुँच जाऊँगा, वापस दिल्ली आ जाएँ, लुधियाना आ जाए, जहाँ मर्जी आ जाए, वेलकम। मतलब अगर कार्रवाई होती तो आप डरते नहीं? अरे सर, डरते तो 5 साल से ऐसे रहते कर रहे हैं ना। 5 साल से वही चीज़ चलाए जा रहे हैं। वी आर मोस्ट वेलकम। CBI, ED, इनकम, एवरीवन इज वेलकम। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। बता दें, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला शहर में उतरने का फैसला किया है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की पूर्व विधायक फरजाना आलम मैलरकोटला से टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, अमरिंदर सिंह ने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए एक बार फिर कहा कि वे नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने देंगे। कैप्टन ने कहा, वे पूरी तरह से असक्षम हैं, आदमी है, सिद्धू कुछ नहीं है, वे सब समय बर्बादी है। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पार्टी का गठन किया है। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन में PLC के हिस्से में 37 सीटें आई हैं। हालांकि पार्टी अभी 5 सीटें और लेने के लिए बातचीत कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया है और सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास किया गया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, विकास ओवरफ्लो ओनली फॉर हमारे 2 लिखा। उन्होंने कहा कि देश में ओनली फॉर 2 के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेला गया है। उन्होंने #BJP फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा, इन 4 करोड़ में से हर एक वास्तविक व्यक्ति है, ना कि सिर्फ एक संख्या है। इन 4 करोड़ में हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने एक ग्राफिक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें आरोप लगाया कि 2 शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति 2021 के दौरान अरबों डॉलर बढ़ी है, जबकि 2020 से महामारी के दौरान भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 लोगों की सूची पार्टी महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को भेजी गई है, जहां से चुनाव आयोग ने अपनी सहमति दे दी है। एक बार फिर इस सूची में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का है। सूची में शुरू के 6 नाम में 4 नाम मुलायम परिवार से है। इसके बाद अखिलेश यादव इस सूची में सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। पार्टी ने तीसरे नंबर पर किरणमय नंदा को रखा है, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य और पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव और जया बच्चन को स्टार प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में डिंपल यादव को 6ठा स्थान मिला है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को 7वां और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को 8वें नंबर पर रखा गया है। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी ने 11वें नंबर पर स्टार प्रचारक बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए 14 फरवरी से अभियान की घोषणा कर चुकी है। उनका साथ बीजेपी दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस उनकी इस घोषणा पर हर बार साथ निभाने का ऐलान जरूर कर देती है, जबकि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में शराबबंदी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की नीति नियत पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राज्यों के लिए शराब नीति उसके राजस्व का अहम हिस्सा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकार आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिससे शराब नीति से उसे उम्मीदें लगी हुई हैं। कोरोना काल में हुई राजस्व क्षति और GST की केंद्र सरकार से राशि न मिलने के बीच शिवराज सरकार भी आय के साधन तलाश रही है। कैबिनेट ने नई शराब नीति के तहत शराब सस्ती कर दी है और शराब दुकानें न बढ़ाने का वादा करके भी एक दुकान में 2 दुकानों की अनुमति दे दी है। उमा भारती की बीजेपी में वापसी इसी शर्त पर हुई थी कि वो मध्य प्रदेश की सियासत से रहेंगी। ऐसे में उन्होंने उत्तर प्रदेश की झांसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री बनी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैदान में हाथ नहीं आजमाया और लौटकर मध्य प्रदेश में ही सक्रिय होने की कोशिश कर रही हैं। शराबबंदी शहर से गाँव तक जुड़ा मुद्दा है, इसलिए वे इसे बार बार उठाती रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के अपर
सियांग इलाके से बीते दिनों अपहरण हुए 17 वर्षीय भारतीय युवक मिरान तोरन की सुरक्षित वापसी का चीन ने भरोसा दिया है। भारतीय सेना की तरफ से किए गए हॉटलाइन संवाद और मिरान की सुरक्षित वापसी के आग्रह पर चीनी पीएलए ने निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार लौटाने का आश्वासन दिया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इसमें 7 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। साथ ही बताया गया कि मिरान को कब और कहां भारतीय सेना को लौटाया जाएगा, इस जानकारी का चीनी पीएलए की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, बीते गुरुवार अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने दावा किया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से 17 साल के किशोर का अपहरण कर लिया है। गाओ ने कहा कि अपहृत किशोर की पहचान मिरान तोरान के रूप में हुई है। चीनी सेना ने सेयोंगला क्षेत्र के तुलगंता और इलाके से किशोर का अपहरण किया है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी और उनके सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोहम्मद मुस्तफा ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उनकी बयानबाजी वाला ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। कथित वीडियो में पूर्व डीजीपी और सिद्धू के करीबी मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी और मलरकोटला से कांग्रेस के उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री राजू सुल्तान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा 20 जनवरी को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा था कि अगर उनके कार्यक्रम के पास किसी और के कार्यक्रम को अनुमति दी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का रविवार सुबह ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। रविवार सुबह 11:28 पर राज्यपाल की ट्विटर हैंडल से अरबी भाषा में ट्वीट किया गया है। साथ में एक इमोटिकॉन भी पोस्ट किया गया है जिसमें किस ऑफ लव साइन दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अरबी में किए गए ट्वीट का मतलब है गुड मॉर्निंग, आपके चाचा स्पूकी और हाइब्रिड आपको दुआ देते हैं। राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैक होते ही साइबर पुलिस और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आ गए। राजभवन से भी इसकी शिकायत की गई। साइबर एक्सपर्ट्स राज्यपाल के ट्विटर अकाउंट को हैकर से वापस रिकवर करने की कोशिश में जुटे हैं। साथ ही अकाउंट किसने हैक किया और कहां से हैक हुआ, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। संभल की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। विमलेश कुमारी चंदौसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। वहीं प्रत्याशी घोषित होते ही सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिठाइयां खिलाकर, ढोल नगाड़े बजाकर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी भी की है। विमलेश कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी गुलाबो देवी पर निशाना साधते हुए कहा, चौंसी की बीजेपी के राज में बीजेपी विधायक ने जनता से झूठे वादे कर उनके वोट हासिल किए, लेकिन चंदौसी की जनता अभी तक नगर गांव के विकास के लिए तरस रही है और बीजेपी प्रत्याशी का चौतरफा विरोध हो रहा है। विमलेश कुमारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं चंदौसी की बेटी हूं, अगर जनता ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं चंदौसी का चौतरफा विकास करूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ चंदौसी सुरक्षित सीट से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं चंदौसी की जनता की तरफ से, चंदौसी की समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी गण की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जनता की आवाज़ को सुना और यहाँ उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। मैं उनका हृदय से उनका स्वागत करती हूँ। और रही बात यहाँ के हमारे प्रमुख जो समस्याएं हैं, मैं उस पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि पिछली बार सन 2017 से लेकर अब तक का जो कार्यकाल हमारे यहाँ की विधानसभा का रहा है वो इतना दयनीय है और सोचनीय भी है कि यहाँ की जनता ने जिसको वोट दिया वो निराधार साबित हुई। क्षेत्र बिल्कुल विकास विहीन रहा है। जिन मुद्दों पर इन सरकार को बात करनी थी, जिन मुद्दों पर हमारे जनता को आश्वासन देना था, उनको कार्य करने थे, उन मुद्दों को केवल उन्होंने कागजी तो कार्रवाई रखी, कागजों में तो संपूर्ण करके दिखाया, लेकिन धरातल पर उन्होंने कभी बिल्कुल करके कुछ नहीं दिखाया और जनता किसी का आक्रोश उनकी आंखों में और उनके दिल में जाग रहा है, जिसका सीधा सीधा असर समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है कि वो अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी के रिसेप्शन में डांस करते करते एक युवक अचानक गिर पड़ा। उस समय लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। वहीं कुछ लोग इसे डांस का हिस्सा तो कुछ इसे नाटक समझ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो वो बेसुध था, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, पूरा मामला बैतूल के शाहपुर थाना इलाके के जामुनधाना गाँव का है, जहाँ पर एक शादी के रिसेप्शन समारोह में डांस कर रहे 32 साल के युवक की मौत हो गई। अंतलाल डोरी गाँव का रहने वाला था और अपने रिश्तेदार सोनू
कुमेरे की शादी में जामुन थाना गांव आया था। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में पुलिस ने स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे अनैतिक कारोबार के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने स्पा संचालक सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 6 युवतियां शामिल हैं। इनमें से एक नेपाल और 2 पूर्वोत्तर प्रदेशों की रहने वाली है। आरोपितों के खिलाफ अनैतिक कार्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राहक से 5 से 7 हजार रुपए तक वसूल किए जाते थे। एसीपी हबीबगंज वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि अरेरा कॉलोनी E7 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास एक स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य होता है। इस आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर ईडन स्पा सेंटर में भेजा। सूचना मिलने पर शनिवार शाम को पुलिस टीम ने छापा मार दिया। पुलिस को स्पा के अंदर युवक युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में मिले। पुलिस ने मौके पर मिले सभी 11 लोगों को हिरासत में ले लिया। पीलीभीत सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी एवं नगर पंचायत जहानाबाद की चेयरमैन पति दुर्गा चरण गुप्ता, अन्ना भैया और उनके 2 बेटों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इसके बाद बीएसपी प्रत्याशी की तलाश में पुलिस जुट गई है, मगर बसपा प्रत्याशी की बेटी शिल्पी गुप्ता ने शनिवार रात रोते हुए एक वीडियो पर अपना दर्द बयां किया है। उसने शहर विधानसभा से बीजेपी विधायक का नाम लेते हुए मुकदमे लिखवाने और गैंगस्टर की कार्रवाई कराने का आरोप लगाया है। जहानाबाद चेयरमैन की बेटी ने ट्वीट कर चुनावों में खड़े होने पर बीजेपी विधायक की तरफ से धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। आप लोगों के आगे भी परिवार है, मैं अपने परिवार की भीख मांग रही हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे भीख मांगू, कोई हमारी नहीं सुनना है। प्रशासन पे इतना दबाव है। योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी इज्जत होगी बेटियों की कि आए दिन प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। उस पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुझे हर दिन परेशान कर रहा है। मैं व मेरी बेटी परिवार में अकेले। संभल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 3 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए और उनके साथियों की तलाश के लिए जनपद में नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। चंदौसी में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग उसको वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। कल मूड़ा पांडे थाने के अंतर्गत मुरादाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो लूट का प्रयास कर रहा था। उसके बाकी साथी भाग गए थे, तो इन सभी पर इनका नाम हम लोगों को पता चला। इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम किया गया था। तो आज जब इनको चेकिंग की जा रही थी इनके आधार पर, तो इनकी एक मोटरसाइकिल के साथ में और 2 तमंचे के साथ में इन लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है। इनके द्वारा पहले पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके नाम दीपक और हैप्पी हैं। ये दोनों थाना हजरत नगर गढ़ी के अंतर्गत एक बैटला और एक सिरसी का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके 3 साथी अभी फरार हैं। उनके ऊपर भी 25 हज़ार का इनाम है। वो यहाँ एक वैन से फायरिंग करते हुए भागे हैं। उनके लिए नाकाबंदी लगा दी गई है। पूरे जिले में चेकिंग कराई जा रही है और जल्दी उनको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। गुजरात के बोरसद के नामी व्यवसायी की बहू की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने पति समेत 7 ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। दरअसल मृतक के भाई को ससुराल पक्ष ने सूचना दी थी कि उनकी बहन सुबह नहाने गई थी, तभी गिरकर उसके सिर में चोट लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। भाई के घर पहुंचने से पहले ही बहन की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। बिटकॉइन के भाव में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। बिटकॉइन की कीमत शनिवार को गिरावट के साथ 34,000.22 डॉलर तक आ गई थी, जो नवंबर में एक समय में 69,000 डॉलर के करीब पहुंच गई थी। इस तरह देखा जाए तो बिटकॉइन में लगभग 3 महीने में करीब 50% की गिरावट आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में निवेश करने वाले लोगों की कुल संपत्ति नवंबर से अब तक आधी हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में इस भारी गिरावट की वजह से इसका मार्केट वैल्यू करीब 600 अरब डॉलर घट गया है। बिटकॉइन ने नवंबर 2021 में सबसे उच्चतम स्तर को छुआ था। तब से अब तक केवल बिटकॉइन की वैल्यू में 600 अरब डॉलर और पूरे क्रिप्टो मार्केट के वैल्यूएशन में 1 लाख करोड़ डॉलर की कमी आ चुकी है। बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो मार्केट में ये डॉलर टर्म में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है।
अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि परिसर में जगत गुरु रामानंदाचार्य की 251 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की मांग उठी है। आपको बता दें, ये मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने की है। साथ ही जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती की पूर्व संध्या पर तपस्वी छावनी में आज धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, जहां पर रामानंदाचार्य भगवान की पूजा अर्चना की गई और महाआरती उतारी गई। कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में 251 मीटर की जगत गुरु रामानंदाचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि जगत गुरु रामानंदाचार्य कबीरदास, रैदास सहित और भी गुरु रहे हैं। इससे दलितों का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में जगत गुरु रामानंदाचार्य की मूर्ति जल्द से जल्द स्थापित की जाए। तो वहीं अम्बेडकर नगर शिक्षक बच्चू लाल भारती ने भी कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में बिना जगत गुरु रामानंदाचार्य की प्रतिमा स्थापना के मंदिर का निर्माण अधूरा माना जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य की प्रतिमा वहां पर स्थापित की जाए ताकि उसका सम्मान बढ़े। पेशे का अध्यापक हूँ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मैं जगत गुरु परमहंस जी से इस बात के लिए मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूँ कि रविदास जी और कबीरदास जी ये छोटे समाज से थे और उनके गुरु जो इतने महान थे कि ऐसे ऐसे शिष्य हो गए जिसको दुनिया जानती है, जगत जानता है, और उन्होंने अपने जो है काबिलियत का लोहा मनवाया है। दलितों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने बेशुमार काम किया है। और उस समय के रविदास जी तो उस समय के सबसे बड़े महाराजा राणा सांगा जी के भी गुरु थे। इस वजह से जो है, जो इतने बड़े महाराजा का गुरु और गुरु की जो है तमाम जगहों पर मंदिर है, मूर्तियां हैं रविदास जी की, और उनके गुरु की नहीं है, ये जो है तो बड़े खेद का विषय है। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जयंती की आज पूर्व संध्या पर मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैंने श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का षोडशोपचार वैदिक पूजन करने के बाद में आज हमने मांग किया है कि अयोध्या में श्री रामानंदाचार्य चौक और श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग, श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्मारक के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की 251 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाए, क्योंकि भगवान राम के ही अवतार है श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, स्वयं राम ही जो है रामानंदाचार्य के रूप में आए, जो कबीर और रैदास जैसे लोगों को जोड़ा। और आज तक कबीर और रैदास की जो चर्चा हो रही है, ये जगत गुरु रामानंदाचार्य की देन है। हर पल आपके साथ।